आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के इकोनॉमिक्स को। और इकोनॉमिक्स में अपना सबसे पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान है और बहुत छोटा भी है। समझना बहुत इजी है इस चैप्टर को। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग एक गांव के बारे में पढ़ेंगे, और एक गांव के बारे में तो पढ़ेंगे ही साथ हम लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर गांव वाले इलाके में रहने वाले लोगों का एवरीडे लाइफ का क्या उनका रूटीन होता है। कहने का मतलब हुआ कि इस चैप्टर में खास करके द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि यदि कोई गांव है तो गांव के लोग किस किस प्रकार के कामों को करते हैं, उनका सुबह होने से लेकर रात तक किस प्रकार का काम चलता है, वो लोग अपना पैसा कैसे कमाते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक गांव का, लेकिन हम लोग केवल एक गांव के बारे में नहीं पढ़ेंगे इसमें, बल्कि पूरे गांव में लगभग अधिकतर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ओवरऑल गाँव, एक नॉर्मल से गाँव में क्या क्या होता है दिन भर में, कैसे लोग अपना काम धाम करते हैं, कैसे घर परिवार चलाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत छोटा चैप्टर है, तो आसानी से ये समझ में भी आ जाता है, आ जाएगा। बहुत सिंपल है, समझिए। द विलेज पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एक गांव का नाम हुआ है डिस्कस, वो है पालमपुर। ये पालमपुर हकीकत में कोई गांव नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी गांव है। इमेजिनरी गांव का मतलब हुआ कि हाँ कोई गांव होगा जिसका नाम क्या है, पालमपुर है। लेकिन क्या हकीकत में कोई पालमपुर के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे ने समझ लेते हैं कि हकीकत में कोई गाँव होगा पालमपुर का, और उसी गाँव के बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो उस गांव के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। ये जो गांव है पालमपुर, इस गांव में अधिकतर लोग जो काम करते हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं पालमपुर में? खेती का काम करते हैं। अनाज को लगाना, उगाना, काटना, उसको बेचना, फिर मार्केट से पैसा कमाना, ये सब उनका मेन काम है। इसके साथ ही साथ पालमपुर में कुछ और भी चीज़ें लोग करते हैं। जैसे और क्या करते हैं? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया कि अपने घरों में वो दिया बना देना, मिट्टी का बर्तन बना देना, फिर से अगरबत्ती बना देना, कैंडल बना देना, है ना। ये सब चीज़ भी वहाँ के लोग, पालमपुर के लोग करते हैं। उसके बाद डेयरी वाले काम भी करते हैं। डेयरी वाला काम का मतलब हुआ कि गाय का दूध निकाल के मार्केट में बेचने का काम भी ये लोग करते हैं। ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, सामानों को लोडिंग अनलोडिंग करने का काम ये लोग भी करते हैं। एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो पालमपुर गाँव है, यहाँ पे अधिकतर लोग खेती करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, और जो लोग बच गए वो भी अलग अलग प्रकार के कामों को करते हैं खेती के अलावा। जैसे छोटे लेवल पे दिया बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब भी वो लोग अपने घरों में कर लेते हैं। फिर से डेयरी वाला काम कर लेते हैं, मतलब दूध वाला काम कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला काम कर लेते हैं। तो ये सब काम पालमपुर का है जो कि वहाँ के लोग करते हैं डेली। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो गाँव है वो दूसरे गांव से या फिर शहर से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। मतलब कि पालमपुर और शहर के बीच में, दूसरे गांव के बीच में जो सड़क है वो बहुत ही अच्छा सड़क बना हुआ है। इसका मतलब हुआ कि पालमपुर के बगल बगल में जो गांव है या फिर जो शहर है, वहां तक जाने के लिए आपको अच्छा रोड का कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा रोड भी बना हुआ है। मतलब पालमपुर में सड़कों का कोई कमी नहीं है, अच्छा व्यवस्था है वहाँ पर। रायगंज इज अ बिग विलेज विच इज अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो है वो भी एक गांव है, लेकिन ये गांव पालमपुर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा गांव है, और ये गांव पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। ध्यान रखिएगा,
मतलब यहाँ पे ना कुछ कुछ जगह के बारे में बात होगा जो कि आप सुन के भी समझ सकते हैं। रायगंज एक बहुत बड़ा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसके बाद शाहपुर इज अ स्मॉल टाउन नियर द विलेज पालमपुर, और पालमपुर के बगल में एक छोटा सा शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है शाहपुर। तो यहाँ पे दो जगह के बारे में बात हुआ। रायगंज जो है वो बड़ा सा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, और शाहपुर जो है वो एक छोटा सा शहर है जो कि पालमपुर के बगल में पड़ता है। ठीक है, आगे। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर लाइक बुलक कार्ट्स, टोंगाज, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। तो बहुत सारे गाड़ी वाले व्यवस्था भी पालमपुर में देखने को मिल जाता है। लोगों को लेके जाना हो, आना हो, या फिर सामानों को इधर से उधर लेके जाना हो, अलग अलग प्रकार का ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम पालमपुर में देखने को मिलता है। जैसे बुलक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी भी दिख जाता है, टोंगा यानी कि टमटम भी दिख जाता है, मोटरसाइकिल भी दिख जाता है, जीप भी दिखता है, ट्रैक्टर भी दिखता है, यहाँ तक का ट्रक भी दिख जाता है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो पालमपुर गांव है बहुत ही अच्छा गांव है। कैसे आपको पता अच्छा गांव है? आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि वहाँ पे सड़क अच्छा है, रोड अच्छे हैं, तो शहर से उनका कनेक्टिविटी बड़ा अच्छा है, यहाँ पे अच्छा सा गाड़ी वगैरह भी चलता है, तो किसी प्रकार का लोगों को आने जाने में कोई समस्या नहीं होता है। उसके बाद है पालमपुर हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। ये बहुत बड़ी बात है, समझिए ध्यान से। पूरे के पूरे पालमपुर में लगभग 450 परिवार रहते हैं। 450 लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, 450 फैमिली रहते हैं। ठीक है ना? तो पूरे पालमपुर में 450 अलग अलग फैमिली रहते हैं और सब अलग अलग कास्ट से बिलोंग करता है। कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, कोई मिडिल कास्ट का है ना? इस प्रकार का भी वहाँ पे लोग हैं। दी 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। समझिए टोटल कितने फैमिली रहते हैं? 450। उस 450 फैमिली में से 80 फैमिली ऐसे हैं जो अपर कास्ट के हैं, है ना? और इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है पालमपुर में। अपर कास्ट के लोग कितने हैं? 80 हैं। मतलब अपर कास्ट के जो फैमिली है वो 80 हैं, 80 हैं, और पालमपुर में सबसे ज़्यादा ज़मीन यदि किसी के पास है तो अपर कास्ट के पास ही है। देयर हाउसेज आर क्वाइट लार्ज एंड मेड अप ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। और ये जो अपर कास्ट के लोग हैं जो कि 80 फैमिली हैं, इनका घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ज़मीन इसके पास ज़्यादा तो पैसा भी ज़्यादा होगा। तो इनका जो घर है पालमपुर में वो थोड़ा बड़ा बड़ा घर है, और इनका जो घर है वो ईटा का, सीमेंट का, है ना, इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कहने का मतलब इनका घर पक्का वाला घर है। ठीक है, आगे। उसके बाद है दी एससीज। एससीज का मतलब हो गया दलित। कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। कुछ मात्रा में वहाँ पे लोअर कास्ट भी रहते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? 1/3 का सिंपल सा मतलब हो गया कि लगभग आप बोल सकते हैं कि 150 के आसपास, है ना? लगभग 150 के आसपास आप बोल सकते हैं कि 150 के आसपास जो है वो दलित रहते हैं, लोअर कास्ट के लोग भी पालमपुर में रहते हैं। दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। ये गांव के एक अलग ही इलाके में रहते हैं क्योंकि ये लोअर कास्ट के हैं, और पहले के ज़माने में यही होता था कि जो लोअर कास्ट वो अलग रहेंगे और जो अपर कास्ट है वो अलग रहेंगे। तो ये दलित भी वहाँ पे लोग हैं, लोअर कास्ट के भी लोग हैं, और इनको रहने का जो परमिशन है गाँव में वो एक अलग ही इलाका में है, बगल में, मतलब गाँव पालमपुर में ही रहते हैं लेकिन अलग इलाके में रहते हैं वो। दे हैव स्मॉल हाउसेस। इनके पास घर जो है वो छोटे छोटे घर हैं, विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। और इनका जो घर है वो मिट्टी का बना हुआ है, और वो जो स्ट्रॉ होता है ना, घास फूस, ये सब, वो सब चीज़ों से मिलके इनका बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि इनका जो घर है वो कच्चा हाउस है। ठीक है, आगे। मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। और लगभग हर घर में लगभग बिजली पहुंचा हुआ है, मतलब हर घर में बिजली है ना? लाइट वगैरह वो लोग अपने घरों में जलाते हैं बिजली की मदद से। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड। यहाँ तक के पालमपुर में जितने भी गांव, मतलब पालमपुर में जितने भी खेत हैं, उस खेत में जो बोरिंग लगा हुआ है जिससे पानी निकालते हैं, खेतों में पानी देते हैं, उस बोरिंग तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा हुआ है। कहने का मतलब हो गया कि बोरिंग भी जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से ही चलता है। वहाँ पे खेतों तक भी बिजली पहुँचा हुआ है, आप इसमें बोल सकते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। पालमपुर में छोटा छोटा लोग बिजनेस भी चलाता है, जैसे मिट्टी का बर्तन बना देना, मिट्टी का दिया बना देना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, है ना, ये सब चीज़ बना देना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही वो लोग ऑपरेट कर पा रहे हैं, चल पा रहा है। उसके बाद है पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। सोचो, पालमपुर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी मतलब क्लास 5 तक 2 स्कूल है और एक हाई स्कूल है। सोचो, मतलब कि अच्छा खासा यहाँ पे स्कूल का व्यवस्था भी है। उसके बाद है देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक इज ट्रीटेड। पालमपुर में एक हेल्थ सेंटर भी है, मतलब कि यदि किसी को कोई बीमारी होगा तो वहाँ पे जाके वो इलाज भी करवा सकता है, वो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, मतलब कि यदि आपको डॉक्टर से दिखवाना हो जो कि प्राइवेट डॉक्टर हैं तो वहाँ से भी आप दिखवा सकते हैं और दवाई वगैरह भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। आप यहाँ पे ये समझ पा रहे होंगे कि पालमपुर में दोनों व्यवस्था है, सरकारी हॉस्पिटल का भी और प्राइवेट का भी। ठीक है, दोनों आपको सुविधा यहाँ पे जिसमें आपको अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है द एबव डिस्क्रिप्शन शोज दैट पालमपुर हैज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। अब बताइए, ये जो पूरा हम लोगों ने पालमपुर के बारे में पढ़ा, ये जो हमारा गांव था पालमपुर, इस पालमपुर गांव को पढ़ने के साथ हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोग ये तो जान चुके हैं कि पालमपुर एक बहुत ही अच्छा गांव है। क्यों अच्छा गांव है? क्योंकि एक गांव को चलाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो लगभग सब कुछ इसके पास है। पालमपुर में रोड बड़ा अच्छा है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बड़ा अच्छा है, ट्रैक्टर, ट्रक, जीप, साइकिल सब कुछ चलता है वहाँ पे। बिजली भी पहुँचा हुआ है, घर तक तो छोड़ो, खेतों तक बिजली पहुँचा हुआ है। इरिगेशन यानी कि पानी पटाने का भी सुविधा बहुत अच्छा है खेतों में। उसके बाद स्कूल का भी अच्छा सुविधा है और सबसे बड़ी बात वहाँ पे हेल्थ सेंटर भी है, मतलब कि यदि लोगों को कोई समस्या होगा तो वो जाके हॉस्पिटल में दिखा भी सकते हैं। तो यही सारी बातें जो हैं सबसे ज़्यादा खास है पालमपुर को लेकर। तो ये तो हुआ हमारा केवल एक गांव को लेकर जो कि डिस्कस था हमारा पालमपुर के अंदर। यही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ये हमारा चैप्टर का आज शुरुआत हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पालमपुर के अंदर क्या क्या मेन फीचर्स है ये हम लोग जान चुके हैं इंट्रोडक्शन में। क्या इस टॉपिक में कोई दिक्कत है? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसको कि हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग अपने चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को स्टार्ट कर चुके हैं और पहले वाले क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिए हुए थे। इंट्रोडक्शन लेने से हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि पालमपुर जो एक इमेजिनरी गांव है वो बहुत ही अच्छा गांव है। अच्छा गांव इसलिए है क्योंकि एक गांव के पास जो चीज़ होना चाहिए वो सब चीज़ लगभग इसके पास है। जैसे इसके पास एक अच्छा सा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी था, इसके पास अच्छा रोड भी था, इलेक्ट्रिसिटी था, इरिगेशन कर मतलब पानी को खेत में डालने का जो सिस्टम था वो भी बड़ा अच्छा था, स्कूल भी था इसके पास, हेल्थ सेंटर भी था। तो कहने का मतलब है कि एक गांव में जो बेसिक चीज़ें होने चाहिए जिसका ज़रूरत लोगों को डेली पड़ता है वो सब का सब चीज़ यहाँ पे था। ठीक है, पालमपुर में। तो पालमपुर एक वेल कनेक्टेड गांव है और बहुत ही सुंदर गांव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर में और चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। समझते हैं इस टॉपिक में क्या नया बात है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है, समझते हैं। पहला पॉइंट है द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देखो, कोई भी चीज़ जब फैक्ट्री में बनता है तो वो कब बनता है? जब हम लोगों को उस चीज़ का ज़रूरत होता है। जैसे हम लोगों को ज़रूरत होता है कार का, मोटरसाइकिल का, साइकिल का, ज़रूरत है तभी वो चीज़ बन रहा है ना। उसी प्रकार से यदि हम लोगों को ज़रूरत है चावल का, दाल का, गेहूं का, तभी जाकर इसका खेती होगा, है ना। तो कोई भी चीज़ जब बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि उसका ज़रूरत होता है लोगों को, तभी बनता है। यदि मान लीजिए ज़रूरत नहीं होता तो क्या वो बनता? जैसे मान लीजिए कि आज हम लोगों को स्मार्टफोन का ज़रूरत पड़ता ही नहीं, तो क्या आज आप स्मार्टफोन देख पाते? नहीं देख पाते। तो कोई भी चीज़ जब बनता है इसलिए बनता है क्योंकि उस चीज़ का ज़रूरत होता है। ठीक है, आगे देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एज फॉलोज।
तो कोई भी चीज़ यदि आप बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं या फिर अपना सर्विस देते हैं लोगों को, तो वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मतलब कि 4 ऐसे चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या फिर अपना सर्विस देने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वो 4 चीज़ क्या क्या है। फर्स्ट है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सबसे पहला चीज़, यदि आप कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं, चाहे आप बिल्डिंग बनाइए, चाहे आप आटा बनाइए, चाहे आप चॉकलेट बनाइए, चाहे बिस्किट बनाइए, चाहे हॉर्लिक्स बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसमें से सबसे पहला चीज़ यदि किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तो वो होगा लैंड, ज़मीन होगा। मतलब आप अपना फैक्ट्री लगाने वाले हैं और इसमें सामानों को बनाने वाले हैं, तो फैक्ट्री के लिए ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए। ज़मीन के बाद यदि कुछ चीज़ चाहिए तो वो है रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। जैसे पानी तो चाहिए होगा, जंगल चाहिए होगा, जंगल से क्या मिलेगा आपको, लकड़ी वगैरह मिल जाएगा यदि ज़रूरत है तो, और मिनरल्स मिल जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ यदि किसी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए है लैंड, यानी कि ज़मीन, पानी, और यदि आपका कारोबार लकड़ी को लेकर है तो जंगल का ज़रूरत पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आपका कारोबार आयरन, स्टील वगैरह इन सब को लेकर है तो फिर मिनरल्स का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे सेकेंड है, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। अब मान लीजिए कि आपके पास ज़मीन भी आ गया, आपके पास पानी का सुविधा भी है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन काम करने के लिए जो लोग चाहिए वो तो लेना ही पड़ेगा। तो सेकेंड जो चीज़ें हो जाते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वो हो जाता है लेबर, है ना, जो कि काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द टास्क। अब देखो, वर्कर 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा वर्कर होता है जो पढ़ा लिखा कम होता है, एक ऐसा वर्कर होता है जो पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसमें पढ़ा लिखा आदमी, मतलब ऐसे वर्कर जो पढ़े लिखे कम है, तो उनके लिए काम क्या होगा, सामानों को उठाना, इधर से उधर उस सामानों को उठा के रखना। लेकिन वही यदि एक आदमी पढ़ा लिखा है, उसका काम क्या होगा, पूरा मशीन को देखना, कहाँ पे खराबी हुआ, पूरा पैसे का हिसाब रखना, कितने पेमेंट लोगों को देने हैं वर्कर्स को, ये ध्यान रखना। तो किसी भी जगह पर 2 प्रकार का लेबर होता है, एक होता है पढ़ा लिखा और एक होता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, फिर पढ़े ही नहीं होते हैं, लेकिन दोनों का अपना काम अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों का ज़रूरत पड़ता है। क्या आप एक ऐसे फैक्ट्री है, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा फैक्ट्री है, क्या उस फैक्ट्री को केवल पढ़ा लिखा लोग ही चला सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, उसमें कम पढ़े लिखे लोगों का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान कौन उठाएगा, है कि नहीं। आगे, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। तो दोनों प्रकार के वर्कर्स चाहिए, कुछ हाईली एजुकेटेड चाहिए जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनको मशीन के बारे में, कंपनी के बारे में खबर, मतलब अच्छा नॉलेज हो, और दूसरा चाहिए जो कि मैनुअल वर्क कर सके, मतलब कि सामानों को उठाने का, इधर से उधर रखने का काम वो लोग जानते हो, ऐसा लोग भी चलेगा। ठीक है, तो पहला चीज़, यदि आपको कोई भी चीज़ बनाना है तो सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, जंगल चाहिए, यानी कि फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब चीज़ चाहिए। दूसरा चीज़ जो चाहिए वो लेबर चाहिए। लेबर दोनों प्रकार का चाहिए, पढ़े लिखे भी और जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी चाहिए, दोनों, क्योंकि दोनों का काम अपना अलग अलग होता है। अगला थर्ड क्या चाहिए, देखो, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है कि आपके पास ज़मीन भी आ गया, आपके पास पानी भी है, आपके पास लेबर भी है, लेकिन आपके पास वो मशीन तो होना चाहिए ना, या फिर वो चीज़ें तो होने चाहिए जिससे आप बनाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको ना आपको बिस्किट बनाने का कंपनी लगाना है, आपको ज़मीन भी मिल गया है, आपको पानी भी मिल गया है, आपको लेबर भी मिल गया है, लेकिन उस फैक्ट्री में गेहूँ भी तो आना चाहिए ना, मशीन भी तो होना चाहिए ना, तभी जाकर वो बनेगा। तो जो थर्ड है वही चीज़ हमारा कहलाता है इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब है कि आपको जो बनाना है, उसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। क्या चाहिए होगा, यदि आपको बिस्किट बनाना है तो आपको आटा चाहिए होगा, आपको चीनी चाहिए होगा, आपको मशीन चाहिए होगा, यही सब चीज़ कहलाता है इनपुट। ठीक है, आगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखिएगा, फिजिकल कैपिटल का मतलब ही होता है जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उस चीज़ को बनाने में क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, तो वही हमारा कहलाता है फिजिकल कैपिटल। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप बिस्किट बनाने जा रहे हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, गेहूं चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगा, उसी प्रकार से मशीन चाहिए होगा, तो ये सब क्या कहलाएगा, फिजिकल कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं।
पहला समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है ऐसा चीज जिसका इस्तेमाल आप फ्यूचर में भी कई बार करेंगे। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री वगैरह में जब आदमी मशीन खरीदता है तो क्या वो एक ही महीना में हटा देता है? नहीं, मशीन जब आदमी कोई खरीदता है तो वो क्या सोच के चलता है कि हाँ ये मशीन कम से कम 15-20 साल चली। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ ऐसा औजार, ऐसा मशीन, ऐसा बिल्डिंग, ऐसा कुछ बना दीजिए जो कि सालों साल चलने वाला है, इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल। मतलब आपने एक बार इसको लगा दिया, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है फिक्स्ड कैपिटल। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब बहुत लंबे समय तक चलते हैं। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? देखो, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो कि तुरंत तुरंत खत्म होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको गेहूं चाहिए, चीनी चाहिए, क्या वो खत्म नहीं होगा? बिल्कुल खत्म होगा। मान लीजिए आपका कंपनी बहुत तेजी से चलने लगा, तो जितना गेहूं आप बाहर से लाएंगे एक ही दिन में खत्म हो सकता है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया ऐसा चीज जो कि तुरंत तुरंत खत्म हो सकता है। आपके कंपनी में गेहूं रखा हुआ है, चीनी रखा हुआ है, सब खत्म हो जाएगा। आपके हाथ में पैसा है, उससे सामान खरीदोगे, पैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ ऐसा चीज जो कि लंबे समय तक चलेगा, बस आप उसको एक बार लगा दो, चलता जाएगा बस, है ना। और वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया जिसका जरूरत आपको डेली पड़ेगा। जैसे कोई भी आपको यदि कंपनी चलाना है तो उसमें आप जो सामान बनाएंगे, उस चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तो आपको डेली इस्तेमाल करना पड़ेगा, पैसे का इस्तेमाल डेली करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो लंबे समय तक चलेगा, और वर्किंग कैपिटल मतलब जो आपको डेली लगेगा, है ना। ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ है हमारा नॉलेज एंड एंटरप्राइज आर नीडेड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब देखो समझिए, आपके पास पहला वाला जमीन भी आ गया, पानी भी आ गया, आपके पास लेबर भी आ गया, आपके पास मशीन भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। चौथा चीज जो चाहिए उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है चौथा चीज ऐसा इंसान आपको चाहिए जो इन सब चीजों को मिला के चल सके, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। मतलब लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, मशीन वगैरह सब कुछ आपके पास है, लेकिन यदि आपके पास एक समझदार व्यक्ति यदि नहीं है तो फिर आपका कंपनी कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो नहीं चल पाएगा। तो चौथे नंबर में क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन है तो कितने ज़मीन में कंपनी को डालना है, कितना ज़मीन खाली छोड़ना है, लेबर है तो लेबर का इस्तेमाल कैसे करना है ना। ये सब चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आपके पास नॉलेज होगा। तो चौथा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, यदि कोई मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए चौथा यदि चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? नॉलेज है ना। तो नॉलेज भरपूर आपके पास होना चाहिए। एंटरप्राइज होना चाहिए। एंटरप्राइज का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास आपके कंपनी को चलाने का। तो नॉलेज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई डाउट इसमें? तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाना है तो क्या क्या चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, तो ये 4 पॉइंट आप लिख देंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल समझ में आया। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया कि इंसान का नॉलेज, जो नॉलेज का इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है वो बताएगा, है ना। और हर इंडस्ट्री में, हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में 2-4 व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसको भरपूर नॉलेज होता है कि लेबर का, फिर से मशीन का, है ना, रॉ मटेरियल का कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आपका दोनों आ गया, फिक्स्ड कैपिटल भी और वर्किंग कैपिटल भी दोनों आ गया, एंड ह्यूमन कैपिटल। और लास्ट में आपका ह्यूमन कैपिटल मतलब नॉलेज, विच आर नॉन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ किसी भी चीज को बनाने के लिए किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा, तो यही 4 चीजों का जरूरत पड़ेगा। पहला क्या लगेगा? पहला लगेगा लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल और चौथा ह्यूमन कैपिटल। फिर से समझिए, लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब लोग जो लेबर काम करेंगे, और फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया मशीन,
और पैसा, रॉ मटेरियल, ये सब। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया नॉलेज, ठीक है ना। ये सब का सब चीज़ मिलता है तब जाकर कोई चीज़ बनता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, किसी भी चीज़ को बनाना है, उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। तो पहला जो जरूरत पड़ेगा वो पड़ेगा लैंड, फिर लेबर, फिर फिजिकल कैपिटल और फिर ह्यूमन कैपिटल। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे होता है। हम लोग अब दोबारा आते हैं अपने पालमपुर वाले टॉपिक पे, है ना। तो पालमपुर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे होता है, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर जो कि हमारे इस चैप्टर के नाम में भी था कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर वाले टॉपिक पे हम लोग दोबारा आते हैं और यहाँ पे हम लोग पालमपुर में किस तरीके से फार्मिंग किया जाता है इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर और इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है आपका, छोटा सा टॉपिक है, वो है लैंड इज फिक्स्ड। मतलब पालमपुर में जो ज़मीन है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि गांव तो है और ज़मीन भी अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है। पालमपुर में ज़मीन जो है वो क्या है, लिमिटेड है, यानी कि फिक्स्ड है। लेकिन इसी फिक्स ज़मीन पर किस प्रकार से खेती होता है वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि पालमपुर में सबसे ज़्यादा यदि कोई काम किया जाता है तो वो है खेती बाड़ी का। लोग खेती वहाँ पे ज़्यादा करते हैं, यानी कि फार्मिंग ज़्यादा करते हैं। तो पालमपुर में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला काम क्या है, फार्मिंग है। वहाँ के लोग किसान हैं, ज़्यादातर खेती वो लोग ज़्यादातर करते हैं। 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। 75% ऐसे लोग हैं जो कि अपना घर परिवार चला रहे हैं फार्मिंग से, यानी कि खेती वगैरह वो लोग करते हैं, अनाज को उपजाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। जो उनसे उसको प्रॉफिट होता है उसी से उनका घर परिवार चलता है। तो 75% लोग पालमपुर के खेती वगैरह में जुड़े हुए हैं और उसी से उनका घर ये सब चलता है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। कुछ ऐसे लोग हैं पालमपुर में जो कि खुद फार्मर हैं, जो कि खुद किसान हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के ज़मीनों में, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, है ना। आगे एरिया एंड लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड। मतलब पालमपुर में भी जो ज़मीन है जिसके ऊपर खेती होता है वो ज़मीन भी बिल्कुल फिक्स है ना, पहले से बटा हुआ है, जिसका जितना है उसका उतना ही रहेगा उसके पास। उसके बाद सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। मतलब 1960 से जरा सा भी पालमपुर में ज़मीन नहीं बढ़ा है जिसके ऊपर आप खेती कर सकते हैं। मतलब जितना पहले ज़मीन था उतना ही ज़मीन बाद में भी है, अभी भी है। तो पालमपुर के अंदर खेती किस तरीके से होता है, मतलब लोग किस तरीके से अपना खेती करते हैं, घर परिवार चलाते हैं, वही हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला आपने देखा कि पालमपुर में जो ज़मीन है वो क्या है, फिक्स है ना। 75% लोग वहाँ पे खेती करते हैं और उन्हीं से उनका घर परिवार ये सब चल जाता है। अगला टॉपिक है जो कि बड़ा मज़ेदार है, टॉपिक है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे लोग एक ही ज़मीन पर ज़्यादा अनाज का उपज कर सके? ऐसा क्या कोई तरीका है? बिल्कुल होगा, वही हम लोग इसमें देखेंगे। देखते हैं क्या है। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर पालमपुर के लोग एक ही ज़मीन पर किस तरीके से अलग अलग प्रकार के अनाज उगाते हैं, है ना, और उनको किस तरीके से प्रॉफिट होता है। सबसे पहला है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन का मतलब होता है खरीफ, है ना। फार्मर्स ग्रो जोवर एंड बाजरा। यानी कि पालमपुर में बरसात के समय में जो लोग खेती करते हैं वो किसका करते हैं, जोवर का और बाजरा का करते हैं। इसको सिंपल से आप ये भी बोल सकते हैं कि पालमपुर के लोग बरसात के समय में दो चीज़ का खेती ज़्यादा करते हैं। पहला करते हैं वो लोग जोवर का और दूसरा करते हैं बाजरा का। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड। ये जो जोवर और बाजरा है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कौन करता है, जानवर करते हैं। कैटल फीड का मतलब होता है कि जोवर और बाजरा का लोग खाने के लिए किसको देते हैं, जानवर को देते हैं। ठीक है, आगे ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और विंटर सीजन का मतलब रबी, ठीक है ना। फार्मर्स ग्रो वीट,
और जाड़े के समय में पालमपुर के जो किसान हैं वो क्या उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। ठीक है, आगे फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। याद कीजिए, आपको अब याद आ रहा होगा कि हाँ, एक बात पहले ये बात यहाँ पे कि विंटर में वो लोग क्या करते हैं, विंटर में वो लोग वीट उगाते हैं, और वीट जो वो लोग उगाते हैं अपने घर में गेहूं का जितना ज़रूरत है पहले वो लोग उतना रख लेते हैं, बाकी जो बचता है वो जाके रायगंज में बेच देते हैं। ठीक है, अब याद आ गया, रायगंज में क्या था, याद करिए, मार्केट था, है ना। तो वहीं पे जाके वो लोग अपने जो गेहूं एक्स्ट्रा बच गए उनके पास उनको बेच देते हैं, उनसे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, पैसा हो जाता है उनके पास। ऑल्सो शुगर कैन इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। इसके साथ ही साथ पालमपुर में एक साल में एक बार गन्ने का खेती भी होता है ना। तो देखिए, एक बात यहाँ पे आप गौर कर पा रहे होंगे ओवरऑल पूरा मिला के कि पालमपुर एक बहुत अच्छा गांव है, हर चीज़ का यहाँ पे समय से खेती भी हो जाता है ना, लगभग ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है। जो एक गांव को चलाने के लिए चाहिए वो सब चीज़ इसके पास लगभग है। उसके बाद है शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। अब यहाँ पे जो गन्ना उगाया जाता है उस गन्ने से, समझिएगा, पालमपुर में जो गन्ना उगाया जाता है तो जो लोग गन्ना उगाते हैं कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि पूरा गन्ना ही बेच देते हैं, है ना, उसको नहीं छीलते हैं ना कुछ नहीं करते हैं, पूरा गन्ना ही बेच देते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो गन्ने से शक्कर बना लेते हैं, मीठा बना लेते हैं, जिसको हम लोग गुड़ भी कहते हैं, फिर गुड़ बना के वो लोग मार्केट में जाके बेचते हैं शाहपुर में। ठीक है, आगे देन पर्सियन व्हील्स वेयर यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट फील्ड्स। पर्सियन व्हील आप देखे होंगे, पहले के ज़माने में ना कुएं से पानी निकालने के लिए चक्का घुमाया जाता था, उसी को हम लोग कहते हैं पर्सियन व्हील। तो उस चक्के को घुमा घुमा के लोग कुएं से पानी निकालते हैं और पानी जो है वो लोग खेतों में डालते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, पालमपुर में बोरिंग से भी पानी लोग डालते हैं, लेकिन जिनके पास बोरिंग का सुविधा नहीं है वो लोग कुआं से पानी इस तरीके से भी निकाल के खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, आगे बट नाउ पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। पहले तो बिजली था नहीं पालमपुर में, तो लोग वही कुएं से पानी निकालते थे, चक्का घुमा घुमा के, लेकिन जब से वहाँ पे बिजली आया है, ट्यूबवेल वाला सिस्टम आया है, फिर वो लोग बोरिंग से ही अपना पूरा पानी खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से कर देते हैं सब काम वो लोग। उसके बाद था द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ ट्यूबवेल जो है, मतलब कुछ बोरिंग जो है गाड़ने का काम किसने किया था, मतलब कुछ बोरिंग लगाने का काम सरकार ने किया था शुरुआत में। सुन फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप देयर प्राइवेट ट्यूबवेल। लेकिन जैसे जैसे समय बदला लोगों ने अपना खुद का बोरिंग गड़वा लिया अपने खेतों में ही, ताकि पानी का कोई समस्या लोगों को ना हो। ठीक है, आगे इसके बाद है इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास जमीन जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, एक ही जमीन पर आप एक से ज़्यादा प्रकार के फसल लगा दे रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं खुद से भी। ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास जमीन जितना है उतना ही रहेगा, उतने ही जमीन पे आप अलग अलग चीज़ों का फसल उगा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, मान लीजिए आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, उसी में थोड़ा सा आपने लगा दिया है चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा गेहूँ, है ना, थोड़ा सा मकई, इस तरीके से। तो एक ही ज़मीन पर आप अलग अलग चीज़ों का खेती कर रहे हैं, यही कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। आगे है इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। इससे क्या होता है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपके पास ज़मीन भले कम है, लेकिन उसी ज़मीन पे आप अलग अलग चीज़ों को उगा के उसका स्वाद चख सकते हैं। मतलब जनरली क्या होता है ना कि हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम उस चीज़ का खेती नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, आपके पास ज़मीन भले ही कम है, लेकिन उसी कम ज़मीन पर आप अलग अलग चीज़ों का खेती करते हैं और हर चीज़ का स्वाद लगभग आप चख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको चावल भी लगाना है, दाल, गेहूँ, सब कुछ लगाना है आपको, तो सब चीज़ आपके घर में आएगा, है ना। हाँ, थोड़ा कम ही लगेगा, लेकिन सब चीज़ का स्वाद आप चख लेंगे। अगला है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये क्या है समझिए।
ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि HYB सीड्स, chemical fertilizers, pesticides, tubewell irrigation system, tractors and threshers is known as modern farming method. मॉडर्न फार्मिंग मेथड का सिंपल सा मतलब है कि आज हम लोग अपने खेती को करने के लिए जो अलग अलग नए नए चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारा कहलाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आज हम लोगों को खेतों में पानी डालना होता है तो बोरिंग से डाल देते हैं, पहले हम लोग वही कुआं से डालते थे। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार आज हम लोगों को खेत को जोतना होता है तो हम लोग ट्रैक्टर से जोतते हैं, पहले हल से जोतते थे। तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बदलाव हुआ। तो कहने का मतलब है कि समय समय के साथ खेती में अलग अलग प्रकार के बदलाव होते रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। जैसे हम लोगों के पास कई पहले क्या होता था ना कि फसल में यदि कीड़ा लग गया तो हम लोगों को उस कीड़े को भगाने का कोई दवाई नहीं होता था, लेकिन आज हमारे पास दवाई है, यानी कि केमिकल भी है, केमिकल फर्टिलाइज मतलब खाद भी है। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो कीड़ों को मार दे। तो ये आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे नए नए चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने फसल को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप अपने फसल को बढ़ाने के लिए HYB सीड इस्तेमाल करेंगे। HYB सीड्स का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा सीड है ना। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि खाद का इस्तेमाल करेंगे। कीड़ा यदि लग गया है तो कीड़े को मारने के लिए आप पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। खेतों में पानी डालना है तो आप ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर लेंगे। खेतों को जोतना है तो आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। फसल काटना है, काट के उसको अनाज निकालना है उससे, तो उसके लिए आप थ्रेसर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यही सब चीज़ हमारा कहलाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो कि आज बहुत हद तक अच्छा हो गया है। आगे इन 1960s द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। 1960 के आसपास जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था बताते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में किसानों को अच्छे प्रकार के गेहूं के सीड्स मिले थे और अच्छे प्रकार के चावल के भी सीड्स मिले थे, जिसका वो लोग खेती किए तो अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिला। और ये कब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन? 1960 के आसपास आया था। ठीक है, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था क्योंकि अच्छे अच्छे वाले सीड्स आ गए थे मार्केट में, लगाते थे कम, प्रोडक्शन हो जाता था ज़्यादा। ठीक है, आगे compared to the traditional seeds, the HYB seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. पहले के मुकाबले जो अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं HYB सीड्स, ये कम समय में ज़्यादा अनाज दे देता है, उगा के दे देता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, वो जो भुट्टा हम लोग खाते हैं ना, मकई जिसको हम लोग बोलते हैं भुट्टा, उसमें ना पहले एक ही पेड़ मुश्किल से आता, मतलब उस एक पेड़ में एक ही भुट्टा पहले होता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि भुट्टे के एक पेड़ में 2-3 भुट्टा हो जाता है। तो सीड्स तो वही है, जगह भी वो उतना ही ले रहा है, पानी भी सब कुछ उतना ही ले रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि HYB सीड्स यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो कम समय में और कम ही मेहनत में आपको ज़्यादा फल वो दे देता है। ठीक है, इसलिए आज हर किसान HYB सीड्स इस्तेमाल करता है अपने खेतों में, क्योंकि हर किसी को अनाज ज़्यादा चाहिए। आगे एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड would now produce far larger quantities of food grains. इससे हुआ क्या? HYB सीड्स का इस्तेमाल करने से, HYB सीड्स का इस्तेमाल करने से ये हुआ कि आपका जो मतलब ज़मीन है, मतलब आप कम ही ज़मीन में ये ज़्यादा अनाज उगा के दे देता है, क्योंकि सिंगल प्लांट में ज़्यादा अनाज लग जाते हैं, है ना। आगे HYB सीड्स नीडेड plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. HYB सीड्स, यदि HYB सीड्स का मतलब क्या हुआ? अच्छा क्वालिटी वाला सीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यदि आप अच्छा क्वालिटी वाला सीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका देखभाल भी तो अच्छी तरीके से करना पड़ेगा ना। उसको पानी समय पे दीजिए, बल्कि पानी उसको थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है। उसको फर्टिलाइजर दीजिए, यानी कि खाद समय समय पर देते रहिए। और यदि फसल में कीड़ा मकोड़ा लग गया है तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते रहिए। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, आप ज़्यादा अनाज चाह रहे हैं तो ज़्यादा अनाज चाहने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ आपको करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे पहला 3 ऐसा स्टेट है जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इस्तेमाल किया था। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे चीज़ों को उन लोगों ने अपने खेतों में इस्तेमाल किया जो कि बिल्कुल नया था उस समय पे।
और खेती करना उससे क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। जैसे पहला था हमारा पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भी वेस्ट वाला हिस्सा जो कि दिल्ली के आसपास पड़ता है, ठीक ना। आगे बढ़ता है तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसा 3 स्टेट है हमारे इंडिया का जिन्होंने सबसे पहली बार अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया खेती को करने के लिए, ठीक है। आगे, इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। समझिए, जब पालमपुर में पुराने जमाने के सीड इस्तेमाल होते थे खेती करने के लिए, तो उस समय पे 1 हेक्टेयर में 1300 kg अनाज उगता था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि पालमपुर में जब वो पुराना वाला सीड इस्तेमाल होता था जो कि लंबे समय से चलता आ रहा है, जब पालमपुर में पुराने सीड्स चलते थे तो उससे क्या होता था, 1 हेक्टेयर में 1300 kg ही गेहूं होता था। लेकिन बट विद द यूज ऑफ HYB सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। लेकिन जब से पालमपुर के लोगों ने HYB सीड्स का इस्तेमाल करना चालू किया, मतलब अच्छे क्वालिटी वाले सीड्स का इस्तेमाल चालू करना किया, तब से पालमपुर में 1 हेक्टेयर मतलब उतना ही ज़मीन में जो गेहूं का प्रोडक्शन था वो कितना हो गया, 3200 kg। लगभग आप बोल सकते हैं कि 3 गुना बढ़ गया। समझ आ रही है बात। तो HYB सीड्स क्या है, बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि उतने ही समय में उतने ही ज़मीन में आपको ये ज़्यादा अनाज उगा के दे देता है, ठीक है। आगे, नाउ फार्मर्स हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। अब चूंकि किसान पालमपुर के क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, HYB सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको खाने के लिए भी अनाज बहुत मिल जा रहा है और जो बच रहा है उसको वो लोग मार्केट में बेच भी दे रहे हैं। सरप्लस का मतलब ही होता है जो खाने के बाद बच जाता है ना, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। तो ये लोग सरप्लस व्हीट जो है मार्केट में बेच भी देता है, मतलब घर का जो ज़रूरत था वो पूरा भी हो गया और मार्केट में बेच के पैसा भी कमा लेते हैं। इस तरीके से पालमपुर का पूरा जीवन चलता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया पालमपुर में किस तरीके से क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा विल द लैंड सस्टेन, जिसको हम लोग करेंगे अपने अगले क्लास में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हम लोग का विल द लैंड सस्टेन। एक के बाद एक हम लोग इस चैप्टर के अंदर नए नए टॉपिक को डिस्कस करते जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कि पालमपुर में ओवरऑल किस प्रकार का सिचुएशन है। देखा जाए तो ओवरऑल ठीक ठाक सिचुएशन है, सब कुछ का फैसिलिटी लगभग हमको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। और हम लोग जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ तक तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड गाँव है, मतलब जैसा गाँव होना चाहिए वैसा गाँव ये है। एक गाँव को चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा वो लगभग हर चीज़ पालमपुर के पास है। अगला टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे विल द लैंड सस्टेन। देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। पहला पॉइंट है इसमें कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है। लैंड जो है ना एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब लैंड को हम लोग बनाते नहीं है, ये ऑलरेडी नेचर में पहले से बना हुआ है। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। चूँकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए जितना है उतना ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। लैंड जो है ना वो लिमिटेड है, इसका इस्तेमाल सही से करना आना चाहिए, तभी जाकर हमारा लैंड जो मतलब जितना भी लैंड है उसका सही से आप इस्तेमाल करोगे तो आज का ज़रूरत भी पूरा हो जाएगा और बाकी आने वाले फ्यूचर के लिए वो बचा भी रहेगा, है ना। तो नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल सही बात है, और इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources। देखिए समझिएगा इस बात को ध्यान से, हम लोगों ने जब से मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इस्तेमाल करना चालू किया है, जैसे खाद है ना, फिर से कीड़ा मारने के लिए पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का जब से हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, हमारा लैंड जो है ना वो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। क्योंकि देखिए आप जब खेतों में फसल लगाते हैं तो आप उसको क्या देते हैं, केमिकल देते हैं, खाद देते हैं, कीड़ा मारने के लिए दवाई देते हैं, तो ये सब चीज़ों का असर जो है ना ज़मीन पे भी पड़ता है। तो जब से हम लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को स्टार्ट किया है, मतलब कि अच्छे अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स, इन सब चीज़ों का, इससे हमारा फसल तो बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा यदि किसी को हुआ है तो वो है हमारे ज़मीन बर्बाद होते जा रहे धीरे धीरे। अगला है इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी
ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। याद कीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के आसपास हुआ था। जब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तब से बहुत सारे जगह पर तो ऐसा है कि वहाँ का मिट्टी ही पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करने से। इसमें हुआ क्या ना, आपको बताते हैं। जब 1960 के आसपास पहली बार हम लोगों के पास अच्छे अच्छे खाद आए, अच्छे अच्छे बीज आए, और हमने आपको पहले क्लासों में भी बताया है कि HYB सीड्स जब हम लोगों ने इस्तेमाल चालू करना किया तो उसको खाद भी ज़्यादा चाहिए था, पानी भी ज़्यादा चाहिए था। तो 1960 के आसपास जब हम लोगों ने अच्छे अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल करना चालू किया तो हमारे पास पहली बार खाद आया था। हम लोगों को उतना नॉलेज था नहीं कि खेतों में खाद कितना डालना है, तो हम लोग सोचते थे कि जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा फसल होगा, तो हम लोग अंधाधुंध उसमें डालते चले गए, जिसका परिणाम ये निकला कि उस समय पर बहुत सारे ज़मीन ऐसे थे जो हमेशा के लिए बंजर हो गए, है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खाद वगैरह हम लोगों के सामने पहली बार उस समय पे आया था, और जैसा रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका खेती का जो फसल है वो बढ़ जाएगा। तो जो अब देखो उस समय पे तो 1960 के आसपास हमारे भारत में सब कोई पढ़ा लिखा थोड़ी था, बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे उस समय पर। तो जिनको जैसा समझ में आया वैसे वो उन्होंने अपने खेतों में खादों का इस्तेमाल किया, और रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे खेत तो ऐसे थे जो हमेशा के लिए बंजर हो गए। तो ज़मीन का जो सबसे ज़्यादा खतरा यदि हुआ है तो वो फर्टिलाइज़र से हुआ है, यानी कि खाद वगैरह से हुआ है। Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has reduced the water table below the ground। और सालों साल से लगभग हम लोग बहुत समय से अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बोरिंग लगाते हैं हम लोग अपने खेतों में, ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं और उसको हम लोग अपने खेतों में डालते हैं। इससे हो क्या रहा है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे जो पानी है, उसका लेवल भी घट रहा है धीरे धीरे। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आज कहीं कहीं पर तो ग्राउंड वाटर बिल्कुल जीरो हो चुका है, मतलब वहाँ पे पानी है ही नहीं। ये सब समस्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके बाद वंस रिड्यूस्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। यदि एक बार ज़मीन खराब हो गया और एक बार यदि ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म हो गया तो लगभग इसको दोबारा रिस्टोर करना लगभग मुसीबत, मतलब नामुमकिन होता है। मतलब कि दोबारा उसको उसी फॉर्म में लाना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी का, खाद का, ज़मीन का जो भी चीज़ है उसका इस्तेमाल करिए सही से, और सही से इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, है ना। आगे, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट। तो यहाँ फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यदि आपको अपना एनवायरनमेंट बचाना है, अच्छे से खेती बाड़ी करना है, तो आपको सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो फिर इसको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, विल द लैंड सस्टेन। तो एक बात बताइए, विल द लैंड सस्टेन का मतलब हो गया क्या ज़मीन हमारा इसी प्रकार का हमेशा रहेगा जैसा अभी है? बिल्कुल नहीं। तो ज़रूरत यह है कि ज़मीन पे जो आप खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सही से इस्तेमाल करिए, पानी का जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का उसका भी इस्तेमाल सही से करिए, तब जाकर ज़मीन बचेगा, नहीं तो ज़मीन बर्बाद हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा जो कि बहुत छोटा सा है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो किसान हैं उनके बीच में ज़मीन का बंटवारा किस तरीके से हुआ है, किनके पास कितना ज़मीन है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें कि इन पालमपुर 150 फैमिलीज आर लैंडलेस। पालमपुर में टोटल 150 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, मतलब थोड़ा सा भी ज़मीन उनके पास खेती करने के लिए नहीं है। ध्यान रखिएगा, 150 ऐसे फैमिली हैं, 150 ऐसे फैमिली है जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। 240 यानी कि 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। और 240 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ज़मीन है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है। कहने का मतलब है कि ज़मीन इसके पास बहुत कम है, लगभग मतलब ठीक ठाक है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 2 हेक्टेयर से कम है ज़मीन कितने लोगों के पास? 240 लोगों के पास। उसके बाद है 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और 60 ऐसे फैमिली जिनके पास ज़मीन थोड़ा ज़्यादा है ना, वो लोग थोड़ा खेती वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन सभी के पास 2 हेक्टेयर से लगभग थोड़ा ज़्यादा ज़मीन है। किसी के पास 10 हेक्टेयर है, किसी के पास 12 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 9 है, इस तरीके से।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाएगा आपसे कि पालमपुर में जो ज़मीन का बंटवारा हुआ है, मतलब कि किसके पास कितना ज़मीन है, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है। तो 150 तो ऐसे फैमिली जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है, 240 ऐसे फैमिली है जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है, और 60 ऐसे फैमिली है जिनके पास ज़मीन है और वो भी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। मतलब ज़्यादातर ज़मीन यदि किसी के पास है तो वो 60 परिवार के पास है। ठीक है, अगला है हमारा हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कहाँ से आता है, कौन देता है हम लोगों को लेबर। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि लेबर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए किसी भी चीज़ का आपको खेती करना हो तो लेबर का ज़रूरत तो आपको हर मोड़ पे पड़ेगा, बिना लेबर का आप खेती नहीं कर सकते। देखिए मान लीजिए कि आप अपने खेतों में कितना ही मशीन लगा दो, कितना ही आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इक्का दुक्का लेबर का भी इस्तेमाल करना जरूर पड़ता है, क्योंकि हर काम में मशीन एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। हाँ ये जरूर है कि मशीन कामों को आसान कर देता है, लेकिन हर जगह पर मशीन का ज़रूरत नहीं होता है, कहीं कहीं इंसान का भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन करना हो उसमें लेबर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकंड पॉइंट है फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। देखो खेती करना ना हर किसी के बस का नहीं है, ये बहुत हार्ड वर्क वाला काम है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, एक जो नॉर्मल किसान होता है उसका सुबह होने से लेकर शाम तक लगभग वो खेतों में ही अपना बिजी रहता है। उसको थोड़ा सा फ्री टाइम यदि कभी मिलता है तो वो थोड़ा सा शाम के बाद मिलता है। मतलब कि एक नॉर्मल किसान यदि हम लोग अपने इंडिया का बात करें, और इंडिया में भी खास करके यदि हम लोग बिहार में है तो बिहार का यदि हम लोग बात करें, तो यहाँ पे नॉर्मली किसान का सुबह होते ही खेती बाड़ी में काम करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आज भी लोग जब सुबह गांव में उठते हैं ना, तो सबसे पहला उनका ख्याल मन में यही आता है कि फ्रेश होके नाश्ता वगैरह करके, या फिर नाश्ता नहीं भी करते हैं तो नाश्ता अपने साथ ले लेते हैं, जो भी उनको खाना होता है वो खेत चले जाते हैं, है कि नहीं, काम करने के लिए। खेत में जाके पानी पटाना, मतलब खेतों में पानी देना, है ना, फिर से जो जंगली पेड़ उग गए उनको उखाड़ के फेंकना। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि एक नॉर्मल किसान का जो ज़िंदगी होता है वो सुबह उठने के साथ ही उसका शुरुआत काम का हो जाता है खेतों में, और लगभग उनको फ्री मिलता है शाम तक। तो फार्मिंग एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत हार्डवर्क खोजता है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसमें फसल को लगाने से लेकर फसल को काटने तक बहुत काम इसमें करना पड़ता है, इसीलिए हर कोई फार्मिंग नहीं कर पाता है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। और इसमें जो छोटे मोटे किसान होते हैं जिनके पास ज़मीन थोड़ा कम है, ये लेबर को हायर करते ही नहीं है, ये लोग खुद अपना काम कर लेते हैं, खुद से परिवार के मदद से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है और उनके घर में ना 10 सदस्य हैं, 10 मेंबर है, क्या उनको लेबर का कोई ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। तो लेबर वो लोग हायर करते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए जिनका ज़मीन थोड़ा ज़्यादा होता है, 25 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर, इस प्रकार का ज़मीन होता है, तो वो लोग हायर करते हैं। लेकिन जिसके पास ज़मीन कम है वो कभी लेबर हायर नहीं करते हैं, वो लोग अपना मिलजुल के घर वाला ही लोग काम करके चला देते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves। कहने का मतलब हुआ जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनके पास चूँकि ज़मीन कम होता है तो उनको लेबर का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो लोग अपना काम अपने से निपटा लेते हैं, कर लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, जो मीडियम या फिर जो उससे बड़े बड़े किसान होते हैं, उनके पास ज़मीन होता है ज़्यादा और घर में मेंबर होते हैं बहुत कम। तो इन लोगों के खेतों पे यदि काम होना है तो इनके लिए चाहिए क्या, इनको लेबर चाहिए। बिना लेबर का ये लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा है, आप अकेला आदमी कितने ज़मीन पे काम कर पाओगे। तो जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनको लेबर का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब समझिए ध्यान से, दूसरे के खेतों में जो लोग मतलब दूसरे के खेतों में, बड़े बड़े किसान के खेतों में जो लोग काम करते हैं वो लोग कौन होते हैं? पहला तो वो लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं होता। दूसरा ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खुद का ज़मीन है लेकिन बहुत कम है, और इतना कम है कि उनसे उनका घर परिवार नहीं चल सकता। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने खेत में काम करके समय बचता है तो दूसरे के खेतों में भी काम कर लेते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पालमपुर में जो लेबर के तौर पे लोग काम कर रहे हैं वो 2 प्रकार के लोग हैं। पहला, जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं है वो लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, और दूसरा जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन बहुत कम है और उस ज़मीन से उनका घर परिवार नहीं चल सकता,
तो उनके पास खाली समय बचता है अपने खेत के अलावा, तो वो बड़े किसानों के खेतों में भी जाके काम करते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा इनकम मिल सके। ठीक है, आगे इसके बाद है फार्म लेबरर्स आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। और जितने भी लोग काम करते हैं उनको उनके हिसाब से पेमेंट भी मिल जाता है, मतलब पेमेंट में कोई कसर नहीं होता। अगला है हमारा वेजेस कैन बी इन कैश और इन क्रॉप। अब जैसे यहाँ पे समझिए, एक बहुत बड़ा किसान है, सिचुएशन को समझिए। एक बहुत बड़ा किसान है, उन्होंने अपने खेतों में काम करने के लिए 10 वर्कर को रखा है। मान लीजिए इस 10 वर्कर को वो 2 प्रकार से पेमेंट करता है। या तो यदि उनके पास पैसा है तो वो कैश दे देगा, पैसा दे देगा, और मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है तो वो बोलेगा कि अभी तुम हमारे खेतों में काम करो, जब अनाज पक जाएगा तुमको हम अनाज ही दे देंगे। तो जो इनको वेजेज मिलते हैं डेली के हिसाब से वो 2 प्रकार से मिलता है, या तो पैसे के रूप में मिल जाएगा या फिर क्रॉप के रूप में मिल जाएगा, फसल के रूप में मिल जाएगा। तो दोनों में लोग खुश होते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद है वेजेज में वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी। अब समझिए किसको कितना वेज मिलेगा, मतलब किसको कितने एक दिन का कितना पेमेंट मिलेगा, ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर एक दिन का काम करने का 500 रुपये मिलता है, तो किसी जगह पर एक दिन का काम करने का 400 भी मिलता होगा। एरिया पे डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, है ना। जैसे अच्छा इलाका है वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपको 500 भी मिल सकता है एक दिन का, और एरिया थोड़ा सा ख़राब है तो वहाँ पे आपको 300 भी मिल सकता है, 400 भी मिल सकता है। तो पेमेंट आपको कितना मिलेगा एक दिन का, ये डिपेंड करता है रीजन पे। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के फसल को लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे फसल को लगा रहे हैं जिसमें लेबर को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो वैसी बात है वो पेमेंट ज़्यादा लेगा, सिंपल सी बात है। और ऐसा क्रॉप लगा रहे हैं, ऐसा फसल लगा रहे हैं जिसमें लेबर को मेहनत बहुत कम करना पड़ रहा है, तो उसमें पेमेंट कम भी मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से है वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी। ये भी है कि आप किस प्रकार का काम करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि केवल आपको फसल लगाना है, उसका पेमेंट अलग होगा। खेतों में पानी डलवाना है लेबर से, उनका पेमेंट अपना अलग होगा। फसल कटवाना है, उनका पेमेंट अपना अलग होगा। तो लोगों को जो पेमेंट मिलता है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का उनको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, आगे ऑल्सो देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा अलग पॉइंट है कि कितना घंटा आपको काम करना पड़ेगा, ये भी डिपेंड करता है। किसी जगह पर लोग 4 घंटा काम करते हैं, उनको पेमेंट मिल जाता है। किसी जगह पर बोला जाता है कि आपको 6 घंटा काम करना पड़ेगा तब आपको पेमेंट मिलेगा। किसी जगह पर 8 घंटा, किसी जगह पर 7 घंटा, यानी कि टाइम के हिसाब से भी पेमेंट उनको मिलता है। जैसे मान लीजिए कि बात हुआ, सपोज करिए कि बात हुआ है कि आप 6 घंटे काम करोगे तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए उन्होंने काम करवा लिया 8 घंटा, तो वो जो एक्स्ट्रा घंटा करवाया ना वो काम, उसका अलग से पेमेंट उनको मिलता है। तो क्या काम आप कर रहे हैं, कितना घंटा काम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा। ठीक है, आगे उसके बाद है अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। तो लोगों का जो काम है ना वो अलग अलग तरीके से काम मिलता है। जैसे कई बार काम डेली बेसिस पे मिलता है, आज काम करो आज का पैसा ले लो, मतलब कि डेली काम करो और डेली का पैसा घर लेके चले जाओ। कई बार जो रोज़गार मिलता है वो पूरे फसल जब तक ना कट जाए तब तक आपको काम मिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हमको चावल का खेती करना है ना, चावल का खेती करना है, तो जिसके खेतों में हम लोग काम कर रहे हैं उन्होंने बोला कि चावल लगाने से लेकर चावल काटने तक तुमको हमारे लिए काम करना पड़ेगा और तुमको बाद में जाके कुछ रुपया दे देंगे। तो इस बेसिस पे भी काम मिलता है। तो काम अलग अलग बेसिस पे मिलता है। जैसे आज काम करो आज पैसा ले लो, काम इस पे भी मिलता है। पूरा का पूरा फसल कटने तक आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा, इस बेसिस पे भी काम मिलता है। या फिर कई बार 1 साल पूरा आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा, इस बेसिस पे भी लोगों को काम मिलता है। तो लोग ज़्यादातर कंफर्टेबल किस में होते हैं पता है, डेली बेसिस में। मतलब एक नॉर्मल किसान जो कि खेतों में काम करता है, दूसरे लेबर एक ऐसा नॉर्मल लेबर जो कि दूसरों के खेतों में काम करता है, वो हमेशा चाहेगा कि उनको डेली बेसिस पे काम मिले। क्योंकि डेली बेसिस पे होता क्या है ना कि आप डेली काम करो और डेली पेमेंट ले जाओ घर, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, ईयर वाले
बेसिस पे चलोगे ना तो आपको साल के अंत में पेमेंट मिलेगा, लेकिन फिर आप पूरे साल खाओगे क्या, घर परिवार कैसे चलाओगे। तो ज़्यादातर लोग जो हैं, और ख़ास करके हमारे जैसे बिहार जैसे स्टेट में, यहाँ पे लोग काम करना करते हैं पसंद डेली बेसिस पर, कि डेली काम करेंगे डेली पेमेंट मिलेगा, इसमें उनका भी फायदा होता है। ठीक है, आगे उसके बाद है देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेज। पालमपुर में लोग इतने बेरोजगार हैं, क्योंकि हमने आपको बोला था कि 150 ऐसे फैमिली जो इनके पास ज़मीन है ही नहीं। 150 फैमिली हमने बोला, लेकिन 150 फैमिली में लोग सारे कितने हो सकते हैं, 500-600 भी जा सकते हैं लोग। ठीक है, आगे तो पालमपुर में ना थोड़ा सा वर्क करने का समस्या तो है, मतलब कि यहाँ पे लेबर के बीच में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो लोग सस्ते दामों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है सर, हम आपके लिए इतने में काम कर देंगे, आप हमें से काम करवा लीजिए। तो जब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाता है ना, तो लोग उसको कम पेमेंट में भी काम करवा लेते हैं कि चलो करो, और लोग करते भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि पेमेंट मतलब हम काम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई काम करके पैसा लेके चला जाएगा, तो वो कम पेमेंट में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए, इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप खेती करोगे, जब आप फसल लगाओगे अपने खेतों में, क्या आपको पैसे का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मतलब आपको खेत जोतना है तो ट्रैक्टर वाले को पैसा देना पड़ेगा, फसल लगाना है तो लेबर को पैसा देना पड़ेगा, खेतों में पानी डलवाना है तो बोरिंग वाले को देना पड़ेगा, जनरेटर वाले को पैसा देना पड़ेगा, फसल कटवाना है तो जो काटेगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब खेती करने में पैसा जो है वो बहुत सारा लगता है, इतना आसान भी नहीं है फार्मिंग। इसीलिए फार्मिंग हर किसी से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगता है, मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता है, समय समय पर पानी डालना पड़ता है, पैसा बहुत चाहिए होता है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, पैसा भी बहुत लगता है, इसके साथ ही साथ ध्यान बहुत रखना पड़ता है अपने खेतों का, तब जाकर एक किसान फसल को उगा पाता है। इसीलिए बहुत सारे किसान तो ये चीज़ कर ही नहीं पाते हैं, है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो खेती करने के लिए पैसा भारी मात्रा में चाहिए होता है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी, यानी कि लोन ले लेते हैं वो लोग, फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। जनरली होता क्या है ना कि जो छोटे किसान होते हैं उनके पास पैसा होता नहीं है, तो वो लोग अपने खेतों में खेती करने के लिए क्या करते हैं, पैसा उधार ले लेते हैं। किसी से उधार ले लिया, जो बड़े किसान होते हैं, जैसे जो बड़ा किसान है उनके पास पैसा बहुत होता है तो उनसे वो पैसा उधार ले लेते हैं, या फिर गांव में ऐसा 2-4 व्यक्ति जरूर होता है जो पैसा आपको उधार में दे देते हैं सूद पे, उसका इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग कुछ, वैसे लोगों से भी वो लोग उधार ले लेते हैं। या फिर कई बार जो कि इनपुट्स बेचते हैं, इनपुट मतलब जो खाद बेचते हैं, बीज बेचते हैं, उनसे वो उधार ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि खेती करने के लिए किसी भी तरीके से वो लोग उधार मांग चांग के अपना काम करते हैं। यदि पैसा रहता है तो वो लोग कैश से खरीद लेते हैं सामानों को, यदि नहीं रहता है तो किसी से लोन मांग लिया, किसी से उधारी मांग लिया, है ना, ऐसा काम वहाँ पे चलता रहता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई। और किसानों को जो लोन मांगते हैं, बड़े बड़े किसानों से बोलते हैं कि हम आपको लोन दे तो देंगे, लेकिन इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेंगे, यानी कि ब्याज बहुत ज़्यादा लेंगे। ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है। पहला पॉइंट इसमें यही बोला गया है कि जनरली जो छोटे किसान होते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो खेती कर सके, तो अब खेती तो करना है उनको, तो खेती करने के लिए वो लोग बड़े बड़े किसानों से, बड़े बड़े जमींदार लोगों से कर्जे पे पैसा ले लेते हैं, और उनको चुकाना पड़ता है बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आगे, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, thus they are able to arrange for the capital needed। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं उनके पास पैसा इतना ज़्यादा होता है कि उनको पैसा किसी से लोन के तौर पे लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा पहले से होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या किसको होता है, छोटे किसानों को, जिनके पास ज़मीन तो होता है लेकिन पैसा नहीं होता खेती करने के लिए, तो मजबूरी में उनको लोन लेना पड़ता है, और वो भी लोन उनको मिलता है ज़्यादा इंटरेस्ट में, है ना, ताकि उनको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल कहने का हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, कि खेती करने के लिए पैसे का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। अगला हमारा है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। देखिए, कई बार क्या होता है ना
कि हम लोग खेती करते हैं और अच्छा फसल हो जाता है, तो सबसे पहला किसान क्या करता है, अपने घर के लिए अनाजों को रख लेता है जितना ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद जितना बचता है उसको मार्केट में जाके बेच देता है और उससे वो प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हमने चावल का खेती किया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने घर के लिए चावल रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे कि हमारे घर में कितने मेंबर हैं, कितना चावल का ज़रूरत पड़ेगा, पहले हम उतना रख लेंगे अपने घर में। उसके बाद जो बचेगा जाके उसको मार्केट में बेच देंगे। इससे दो फायदा हुआ हमारा, पहला हमारे घर के लिए भी अनाज रखा गया और दूसरा मार्केट में बेच के हम लोगों को पैसा भी मिल गया। तो इससे हम लोगों को दो बेनिफिट मिल जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा अनाज हो गया ना, इसी को हम लोग कहते हैं सरप्लस। फार्मर्स कीप अ पार्ट ऑफ दी वेट फॉर दी फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल दिस सरप्लस। तो हर किसान जिस चीज़ का खेती करता है उसका कुछ मात्रा अपने घर के लिए रख लेते हैं खाने पीने के लिए, और जो बचता है उसको जाके मार्केट में वो लोग बेच देते हैं, पैसा कमा लेते हैं और उस पैसे से दूसरा काम करते हैं फिर कुछ। उसके बाद है द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसान हैं, हमारे पास गेहूं बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में जाके गेहूं बेच देंगे। फिर हमने जिसको गेहूं बेचा वो किसको बेचेगा, दुकानदार को बेचेगा। फिर दुकानदार शहर में जाके बेचता है, मोहल्ले में बेचता है, दुकान पे अपने लगा के। इस तरीके से पूरा सिस्टम ये चलता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, अपना मेन टॉपिक वो होगा हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटी था जो कि पालमपुर में होता था, लेकिन पालमपुर में ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम लोग अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक है नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा काम किया जाने वाला चीज़ यदि कोई चीज़ है तो वह है फार्मिंग, लेकिन पालमपुर में फार्मिंग के अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोग करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो वही हम लोग इसमें बात करेंगे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ मतलब खेती के अलावा और पालमपुर में क्या क्या होता है, क्या क्या लोग करते हैं अपने परिवार घर ये सब कुछ चलाने के लिए। देखा जाए इसमें पहला पॉइंट है कि इन पालमपुर ओनली 25% पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। याद कीजिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पालमपुर में 75% ऐसे लोग हैं जो फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो फिर बचा कितना, 25%। तो 25% ऐसे लोग हैं जो कि खेती वगैरह नहीं करते हैं, बल्कि वो कोई दूसरा काम करते हैं। क्या करते हैं काम, देखा जाए कुछ भी करते होंगे लेकिन फार्मिंग तो नहीं करते हैं 25% लोग। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी का सिंपल सा मतलब है कि गाय भैंस इन सभी से दूध आप निकालिए, मार्केट में जाके उनको बेचिए, यही हमारा कहलाता है डेयरी। इन पालमपुर डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज। पालमपुर में डेयरी वाला काम करने का मतलब हो गया कि गाय से भैंस से दूध निकालिए और मार्केट में जाके बेचिए, ये यहाँ पे कॉमन एक्टिविटी है। मतलब अधिक बहुत सारे ऐसे फैमिली पालमपुर में जो ऐसा काम करते हैं। उसके बाद है पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, जोवर एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो पालमपुर के जो किसान हैं जो कि जानवर वगैरह को पालते हैं, दूध वगैरह निकालते हैं उनसे, उसमें गाय को भैंस को इन सबको अच्छा घास ये लोग खिलाते हैं। जोवर हो गया, बाजरा हो गया, जो कि कब उगता है, रेनी सीजन में उगता है। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है सिंपल सा कि पालमपुर में ऐसे भी कुछ काम है जो कि खेती से अलग है, खेती बाड़ी से अलग है। तो इसमें सबसे पहला काम है वो है डेयरी वाला काम, दूध को निकालना और मार्केट में जाके बेचना। और भैंस को गाय को जो घास खिलाया जाता है वो जोवर और बाजरा के रूप में खिलाया जाता है जो कि रेनी सीजन में उगता है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज में जाके दूध को बेच दिया जाता है। ठीक है, आगे टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन। याद करिए, रायगंज हमारा क्या था, एक गांव था, ठीक है, और शाहपुर क्या था, टाउन था, शहर था। तो टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। मतलब शाहपुर जो कि शहर है हमारा, वहाँ का दो ट्रेडर रायगंज में अपना सेंटर लगाए हुए हैं दूध इकट्ठा करने का। उसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स।
कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर का मतलब हुआ कि ऐसा वहाँ पे सिस्टम बना दिया है कि पालमपुर के किसान आते हैं, रायगंज में अपना दूध देते हैं और रायगंज से फिर उस दूध को अलग अलग शहरों में जाके बेच दिया जाता है। इस तरीके से इन लोगों को अपना पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो ट्रेडर शाहपुर के, जो कि शहर है हमारा शाहपुर, दो ट्रेडर जो कि शाहपुर के हैं वो अपना सेंटर लगाए हुए हैं रायगंज में। और रायगंज जो कि खुद में एक गांव है, वहाँ पे पालमपुर के लोग आते हैं, दूध को डालते हैं वहाँ पे, मतलब दूध को सेंटर में दे देते हैं, उनको पैसा मिल जाता है और रायगंज से फिर ये ट्रेडर वगैरह क्या करते हैं, दूध को अलग अलग सिटी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इनसे इनको मोटा प्रॉफिट होता है। इस तरीके से ये पहला काम पालमपुर के लोग करते हैं जो कि फार्मिंग के अलावा है। अगला काम है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग का भी काम चलता है। मतलब ये हो गया कि छोटे मोटे लेवल पे यहाँ के लोग कुछ कुछ बना के भी बेचते हैं मार्केट में, अपने से बनाते हैं अपने घरों में। जैसे आपको एग्जांपल देता है, इन पालमपुर लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में 50 के आसपास, लगभग 50 से कम ही, लेकिन आप 50 मान सकते हैं कि पालमपुर में 50 ऐसे लोग हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ कि अपने ही घरों में, अपने ही फैमिली मेम्बर के मदद से वो लोग कुछ नया नया चीज़ बना के मार्केट में बेचते हैं। जैसे लोग क्या बना सकता है अपने घर में, मोमबत्ती बना सकता है, अगरबत्ती बना सकता है, मिट्टी का दिया बना सकता है, मिट्टी का वो गुल्लक बना सकता है जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है जो कि आप अपने से छोटा मोटा काम करके उसको बना सकते हैं और मार्केट में जाके बेच सकते हैं। तो ये ऐसे भी लोग पालमपुर में है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। तो पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो भी ठीक ठाक हो जाता है और इस काम को लोग अपने घरों में ही कर लेते हैं और करके फिर उसको मार्केट में जाके मोटा प्रॉफिट कमा के बेच देते हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम्स और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो इस प्रकार के कामों को करने के लिए ये लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं, कई बार अपने खेतों में काम करते हैं यदि कोई बड़ा काम हुआ तो, जैसे मिट्टी उट्टी का काम हुआ, बर्तन वर्तन बनाना हुआ मिट्टी का, तो और इनमें कभी भी ये लोग लेबर हायर नहीं करते हैं, अपने घर के लोगों से काम चल जाता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग का भी काम चलता है छोटे मोटे लेवल पे, जैसे मिट्टी का दिया, बर्तन, गुल्लक, फिर से अगरबत्ती बनाना, ये सब चीज़ वहाँ पे चलता रहता है। अगला है हमारा द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में दुकानदार भी हैं। अब बताइए, इतना बड़ा गांव है, इतना अच्छा गांव है, तो क्या वहाँ पे दुकानदार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कुछ दुकान भी होंगे जहाँ पे आपको किराना का सामान मिल जाता होगा, तेल, सरफ, साबुन वगैरह। देखिए, पहला पॉइंट इसमें कि द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। यही कहानी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो कि लगभग हर गाँव में होता है। हर गाँव में आप देखते हैं कि जो दुकानदार होता है वो शहर से जाके सस्ते दाम में सामान को खरीदते हैं और उसको महंगे दाम में अपने दुकान में आके बेचते हैं, जो कि खरीदते हैं गांव वाले लोग। इससे दुकानदार को 2-4 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है ना। मतलब कि पालमपुर में दुकानदार भी हैं जो कि शहर से सामानों को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और गांव में आके उनको 1-2 रुपये बढ़ा के बेच देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बिस्किट का पैकेट पालमपुर में मिलता है 20 रुपये का, तो दुकानदार को मिला होगा 18 रुपये में, 17 रुपये में, इसमें उसको 2-3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ऐसा काम यहाँ पे चलता है और ये पालमपुर में ही नहीं, लगभग हर जगह पे ही चलता है। आप लोग अपने गांव में भी देखते होंगे कि जो दुकानदार अपना सामान बेच रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं से लाया होगा। वो कहाँ से लाते हैं? शहर से लाते हैं, और शहर में भी होलसेल दुकान से लाते हैं, होलसेल मार्केट में। और जब भी कोई चीज़ आप होलसेल में खरीदते हैं ना, तो चीज़ें सस्ते पड़ते हैं, सस्ता मिल जाता है उनको और ये जाके महंगे दाम में दुकान में बेच देते हैं। इस तरीके से काम चलता है। आगे, इन पालमपुर देयर इज स्मॉल जनरल स्टोर सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक, मतलब पालमपुर में छोटे छोटे किराने के दुकान है जिसमें लगभग ऐसे सामान मिल जाते हैं जो कि हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या सामान मिलता है पालमपुर में, देख लो। राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। कहने का मतलब हुआ कि लगभग जो चीज़ ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए, डेली अपनी लाइफ को जीने के लिए, वो सब का सब चीज़ पालमपुर के दुकानों में मिल जाता है। ठीक ना। अच्छा, गांव के दुकानों का ना एक बड़ा खूबसूरत सा चीज़ हमको अच्छा ये लगता है कि दुकान एक ही रहता है लेकिन उसमें सब सामान मिलता है।
जैसे आपको बताते हैं शहरों में क्या है, जैसे अपना पटना का एग्जाम्पल लेते हैं। पटना का क्या है, स्टेशनरी शॉप में केवल आपको स्टेशनरी का सामान मिलेगा, जैसे कॉपी, पेंसिल, कलर, ये सब मिलेगा। कपड़े की दुकान में केवल आपको कपड़ा मिलेगा, खिलौने की दुकान में आपको केवल खिलौना मिलेगा, फर्नीचर की दुकान में केवल फर्नीचर मिलेगा। लेकिन गांव की दुकान में एक बड़ा अच्छा चीज़ हमको दिखता है कि दुकान एक ही है, उसमें आपको फर्नीचर का भी सामान मिलेगा, स्टेशनरी का भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, किराना का भी सामान मिल जाएगा, चावल दाल गेहूँ ये सब। ये बड़ा अच्छा चीज़ है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गांव में उतने बड़े बड़े लोग नहीं होते हैं कि अलग से ही कपड़ा का केवल दुकान खोल दिया जाए। मान लीजिए यदि वो केवल कपड़ा का दुकान खोल देगा ना तो चलेगा ही नहीं। इसलिए दुकानदार का मजबूरी हो जाता है गांव में कि दुकान एक ही रखिए लेकिन सब सामान रखिए, ताकि लोगों को कोई भी चीज़ खरीदने के लिए शहर ना जाना पड़े। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ लगता है दिखने में। चलिए, होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो पालमपुर में जो दुकान है वहाँ पे लगभग हर प्रकार के सामान उपलब्ध हैं और लोगों को मिल जाता है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। अगला पॉइंट नहीं, अगला टॉपिक है जो कि चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट को लेकर तो हम लोग शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि पालमपुर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ का सड़क भी अच्छा था जिसपे जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बाइक, बैलगाड़ी सब कुछ चलता है। बड़ा अच्छा सिस्टम है वहाँ का। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि देर आर वैराइटीज ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड ऑफ पालमपुर लाइक बलक कार्स, टोंगास, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। तो पालमपुर के सड़कों पर लगभग हर प्रकार के गाड़ी वगैरह देखने को मिल जाता है जिसका इस्तेमाल आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर सकते हैं। बैलगाड़ी भी है, टमटम भी है, मोटरसाइकिल भी है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा गाड़ी वहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पे लोग करते हैं। उसके बाद है दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल दो चीज़ के लिए होता है इन सभी गाड़ियों का, या तो लोगों को इधर से उधर लेके जाना हो या फिर सामानों को इधर से उधर लेके जाना हो, और बदले में गाड़ी वाले को मिल जाता है पेमेंट, पैसा मिल जाता है। ये तो हर जगह पे लगभग चलता है। उसके बाद है द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारे इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप किया है और आगे भी होगा। अच्छे रोड और भी लगातार बनते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे गाड़ी रोडों पे आज देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हमारे टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था और बहुत ही सिंपल था समझने के लिए। इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर था। क्या इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए चैप्टर के शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।